हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होता है, और उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, विच इज योर FRBA में काफी आता है एग्जाम में, और पिछले कुछ सालों से स्पेशली काफी आने लगा है। तो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत जरूरी चीज है जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग पे, विच इज योर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि पार्ट है आपका। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग देखिए, कोशिश करा करिए कि जब आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना हो तो उनके शब्दों में ही उसका मतलब ढूंढा करिए। बिकॉज हमेशा तो मैंने कहा है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। अगर आपको वर्ड क्रैक करने में आप डील कर सकते हैं, अगर आप वर्ड को समझ सकते हैं, तो आंसर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको कुछ इस तरह से समझो तुम लोग। जैसे मैंने कहा डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो डेफिसिट का मतलब सबको पता है क्या होता है। डेफिसिट का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, यानी कि कमी। किस चीज की कमी होती है डेफिसिट में? मैंने बताया था, जब रेवेन्यू सरकार का कम होता है और खर्चे सरकार के ज्यादा होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई डेफिसिट हो रहा है, कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है? ये तो डेफिसिट से हमने क्लियर कर लिया। कमी हो रही है फाइनेंस की, यानी कि सिंपल भाषा में कहें, पैसों की कमी। किसकी कमी? पैसों की कमी होना, यही हुआ। और इसी को तो कहते हैं दैट इज लैक ऑफ फाइनेंस। किसमें? भारत में। अब भारत में पैसों की कमी किसको हो रही है? ऑब्वियसली बात है, सरकार को हो रही है, क्योंकि सब कुछ सरकारी तो देख रही है ना। इसी को हम लोग कहते हैं डेफिसिट फाइनेंस। राइट, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि क्या होता है, हम लोग ये सब चीजें इसमें पढ़ते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग में, कि ये कि सरकार को कई ऐसे कारण होते हैं जब सरकार को पैसों की शॉर्टेज हो जाती है। दैट कंडीशन इज बेसिकली कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंस। राइट, तो हेडिंग से समझ में आ गया कि अब हम उन मुद्दे पे बात करेंगे जब सरकार को पैसे कमी होती है, क्या करती है सरकार, किस तरह से उसे डील करती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज डिफाइंड एज बोरोइंग्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है, जब सरकार को पैसों की कमी है तो वो पैसे किससे बोरो करेगी? सबसे पहले जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, RBI, उससे करेगी अगेंस्ट द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे सरकार अपने बोरिंग्स करती है। एंड रनिंग डाउन ऑफ एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस। बेसिकली सिंपल टर्म्स में कहें तो RBI से पैसा लेगी सरकार, बोरो करेगी। कौन करेगी? गवर्नमेंट RBI से लेगी। क्या लेगी? पैसा लेगी, क्योंकि पैसों की कमी है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है। Next है, when the government borrows from RBI, it merely transfer its securities to the bank. सिंपल सी बात है जो भी मैंने बताई, कि अपनी सिक्योरिटीज बैंक को ट्रांसफर करती है। यानी कि RBI की बात हो रही है, सरकार करती है। On the basis of these securities, the bank issues more currency and puts them into circulation on behalf of the government. This amounts to the creation of money. देखिए भाई, इस कहानी को कुछ आप ऐसे समझिए तो जल्दी समझ में आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसको अथॉरिटी मिली है। किस चीज की अथॉरिटी मिली है? वेरी सिंपल सी बात है, किस चीज की अथॉरिटी मिली है? कैश, यानी कि सिंपल सी भाषा में कैश। और कैश को हम टेक्निकली करेंसी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। करेंसी इशू करने की। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक, सिर्फ किसको? RBI को, और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब जब भी इकोनॉमी में पैसों की कमी होती है, यही RBI किससे करती है? सरकार। ये RBI गवर्नमेंट से, यानी कि जो देश की सरकार है उससे कंसल्ट करती है, बातचीत करती है, बताती है कितनी जरूरत है पैसों की, किस सेक्टर के लिए है, कितना अमाउंट चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, वगैरह वगैरह। और फिर गवर्नमेंट से कंसल्ट करके ये करेंसी इशू कर देती है। ठीक है, क्योंकि करेंसी इशू करने का अधिकार सरकार ने RBI को ही है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। तो वो करेंसी इशू करती है, जिससे क्या होता है? नेक्स्ट चीज, जिससे कि देश में मनी का क्रिएशन होता है। किसका क्रिएशन होता है? मनी का। इकोनॉमी मनी क्रिएट होता है, क्योंकि भाई करेंसी इशू करेगी तो इकोनॉमी में मनी क्रिएट होगा, जो कि इकोनॉमी में यानी कि देश में सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट समझते हो? घूमेगा,
यानी कि पूरे कंट्री में ये मूव करेगा। तो कहानी शुरू होती है आरबीआई। आरबीआई करेंसी इशू करता है देश में, गवर्नमेंट के कहने पे मनी उस करेंसी इशू करेगा तो भाई पैसा आएगा, पैसा आएगा और देश में सर्कुलेट होगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है? 100 बात की एक बात, ये सब का मेन कारण क्या है? मेन कारण मैंने भी बताया। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स? मेन रीजन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या है मुख्य कारण? डेफिसिट फाइनेंसिंग है भाई, क्योंकि पैसों की क्या है? कमी है। तभी तो सरकार आरबीआई से बोरो कर रही है, सिक्योरिटीज दे रही है, एसेट्स दे रही है, और फिर आरबीआई गवर्नमेंट से कंसल्ट करे करेंसी इशू करती है। करेंसी इशू करती है तो देश में मनी क्रिएशन होता है, उससे सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में। तो ये कहानी है। ठीक है, आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो ये वाली बात यहाँ पे हमने की। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है आपका कि और क्या चीजें होती हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है rationale for deficit financing. Sometimes the government fails to mobilize adequate resources. कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार विफल मतलब फेल हो जाती है। फेल को हिंदी में क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं, ठीक है ना। फेल हो जाती है सरकार, ठीक है, और उसे सफलता नहीं मिलती है बेसिकली सरकार को। इन दिस सिचुएशन द ऑप्शन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू मीट फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स। क्यों? क्योंकि कई बार मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने डेफिसिट के बारे में बताया था। 3 टाइप के डेफिसिट बताए थे, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड बजटरी, क्या कहते हैं, तीसरा क्या था आपका? प्राइमरी, फिस्कल एंड रेवेन्यू। ये जो आपके क्या कहते हैं होते हैं बेसिकली डेफिसिट, जो मैंने आपको बताया थे टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट में, ये सब आपके यही बता रहे थे कि सब में घूम फिर के कहानी क्या थी? घूम फिर के सब में यही कहानी थी कि पैसों की कमी थी। तो कहानी फिर वही आ रही है कि जब भी सरकार को डेफिसिट होता है, इन दिस सिचुएशन डेफिसिट फाइनेंसिंग ही सरकार देखती है, क्योंकि उसे कई टाइप के डेफिसिट्स हो गए, कमी हो गई होती है, और उन कमी को पूरा करने के लिए सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग का ही सहारा लेती है, मदद लेती है। ठीक है, ताकि इकोनॉमी में पैसे आए, गवर्नमेंट भी काम करे, और गवर्नमेंट जो देश में फाइनेंस की किल्लत चल रही है या फिर सरकार को प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियस सी बात है देश को प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, इसमें आरबीआई मदद करता है। ठीक है, तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग के एक इंट्रोडक्शन था, और ये डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में भी था कि भारत में डेफिसिट फाइनेंसिंग किस तरीके से आया, या डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता, किस तरह से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें FRBM एक्ट। ये आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ना था, उसके बाद ही हम ये पढ़ते हैं। अब व्हाट इज FRBM एक्ट? सबसे पहले तो एग्जामिनर आपका ये देखेगा कि आपने इसका फुल फॉर्म आपको आता भी है कि नहीं। तो आपको ये बताना होगा भाई आता है। F फॉर फिस्कल, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, B फॉर बजट, M फॉर मैनेजमेंट, A फॉर एक्ट। FRBM दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये आया कब था? तो आपका जवाब है 2003 में। 2003 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था। अब देखो इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा कि ये एक्ट क्या है? कमी को दूर करने के लिए आया है। पहली बात तो ये बजट से जुड़ा हुआ है, और बजट में भी क्या, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बजट में जो फाइनेंस की क्या है, किल्लत है, दिक्कत है, यानी कि लैक ऑफ फाइनेंस, उसको दूर करने के लिए है। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जिसको FRBM भी कहते हैं, मैंने बताया था, ये एक ऐसा एक्ट है जो कि भारत में पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है टू इंस्टीट्यूशनलाइज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं? फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि फाइनेंस को प्रॉपर रूप में रेगुलेट करना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कम करना। ठीक है ना, फिस्कल डेफिसिट मैंने बताया था। तो ओवरऑल जो डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब उसी के डेफिसिट की यहाँ पे बात की थी, उसको कम करना कैसे? बाय इम्प्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मतलब है बड़े लेवल पर। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बिग होल, बड़े लेवल पे देश में, किसमें? देश में क्या करना? चेंजेस करना, ताकि फाइनेंस की नीड पूरी हो।
मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब यही है। एंड द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक फंड्स बाय मूविंग टुवर्ड्स अ बैलेंस बजट। और साथ ही साथ कहानी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है, आपको ओवरऑल जो मैनेजमेंट है पब्लिक का एंड द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक फंड्स, यानी कि जो जनता का पैसा है, जो देश के 140 करोड़ 135 करोड़ के नागरिक है भारत के, उनका जो पैसा है, उनको आपको मूव करना है। मूव का मतलब एक दूसरे देश से दूसरे देश नहीं भेजना है, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना है। मूव का मतलब है कि आपको उसके मोबिलाइजेशन करना है, उसको इस तरीके से देश में सर्कुलेट करना है ताकि हम बैलेंस बजट की हो। किसकी हो रहा है? बैलेंस बजट की। अब सवाल है ये बैलेंस बजट क्या होता है? इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग एकदम सीक्वेंस पे चल रहे हैं। तो बैलेंस बजट का मतलब मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वो बजट होता है जिसमें सरकार की रेवेन्यू और सरकार का खर्चा दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। यानी कि जितनी इनकम सरकार को मिल रही है उतने ही सरकार के खर्चे हो। बट ये एक रियल में अगर हम देखें तो बैलेंस बजट जनरली नहीं पाया जाता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता ही है। और बेसिक फिक्चर में बात करें तो एक्सपेंडिचर ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था FRBM एक्ट के बारे में। कब आया, किसका फुल फॉर्म क्या है, क्यों आया, किस लिए आया, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसमें। देखिए ऑब्जेक्टिव्स। अब भाई FRBM एक्ट आ रहा है, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो आ रहा है तो कुछ नियम से आ रहा होगा, कुछ कायदे से आ रहा होगा। ठीक है, देखो वो नियम कायदे क्या होते हैं। पहला, रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो। मैंने आपको बताया था ना कि तीन टाइप के बजटरी डेफिसिट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, कौन कौन से बताए थे? फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये सब वीडियो लेक्चर से प्रीवियस है, तो अगर इस इन केस किसी स्टूडेंट ने मिस कर दिया, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि वीडियो आप लोग के अपडेट होते हैं एज पर उसमें सीक्वेंस सब कुछ लिखा होता है, लेक्चर नंबर क्या है, टॉपिक क्या है। तो आपको एक एक चीज एज पर सिलेबस पढ़ाई जा रही है, तो उसको देखें और उसके अकॉर्डिंग ही काम होना है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सब बजट की डेफिसिट पढ़ा रखा है, तो इन केस किसी ने मिस कर दिया तो उसको देख लेना, कोई इशू नहीं। फिलहाल जितने भी फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट्स हैं, यानी कि बजट में जब कमी आती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम होती है, उसको दूर करने के लिए FRBM एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, टू अचीव इंटरजनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग द डेट बर्डन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखो ऐसा है कि किसी भी देश के लिए सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर भी मायने रखता है। तीन चीजों से एक देश बनता है। हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, हम इसमें सोसाइटी या सोशोलॉजी वाली बात नहीं करेंगे, वो आपका सोशोलॉजी में आप डील करेंगे। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि पास्ट, जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है देश की, एंड थर्ड इज योर फ्यूचर। हम तीनों पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, बहुत ध्यान से समझेगा सर। पास्ट क्या था? पास्ट ये था कि एक टाइम पे हम लोग बहुत रिच भी थे इकोनॉमिकली, फिर ब्रिटिशर्स ने इतना एक्सप्लॉइट किया कि हम लोग अंडर डेवलप कंट्री हो गए। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, अंडर डेवलप्ड। फाइन। प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। कैसा कंट्री है? डेवलपिंग। इस समय प्रेजेंटली जो हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, दैट इज वी आर इन 2021, जिसमें कई सारे एक साल में देश ने प्रॉब्लम्स भी फेस की, काफी इकोनॉमिक रिसेशन, काफी कुछ आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर वी आर द कंट्री हु इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग नेचर, यानी कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री। थर्ड इज योर फ्यूचर, यानी कि कमिंग जो हमारे आगे का भविष्य है वो कैसा होगा। तो आगे का भविष्य जिसके लिए इंडिया वर्क कर रहा है वो होगा एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए। कैसी इकोनॉमी बनने के लिए? डेवलप्ड। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि हिस्ट्री में हम मतलब इतिहास की बात करें जो हो चुका है, उसमें हम लोग 47 से पहले बहुत बुरी दशा हो गई थी देश की, अंडर डेवलप थे। फिर धीमे धीमे हम लोग डेवलपिंग पे आए हैं अब, और कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में डेवलप हो जाएं। ठीक है, तो टू अचीव इंटर जनरेशन इक्विटी, यानी कि जो जनरेशन वाइज इक्विटी चल रही है फिजिकल मैनेजमेंट में, या जो पॉलिसी सरकार बना रही है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार बजट अभी कुछ सालों में बनाना शुरू किया, बजट तो बहुत पहले से बन रहा है।
तो सरकार जो बजट बना रही है वो उसका मैनेजमेंट इस तरह से करेगी ताकि एफआरबीएम एक्ट के तहत, ताकि बर्डन कम हो सरकार का, जिससे देश का बर्डन भी कम हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो ये एक चीज बोली गई है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये भी सब अभी अभी अच्छा करो, फ्यूचर में हमें क्या करना, हम जिंदा थोड़ी ना रहेंगे, ऐसा नहीं है। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे का इंडिया कैसा होगा। ठीक है, ये चीज बोली गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है अचीविंग लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अचीविंग लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, अचीविंग लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का यहाँ पे मतलब बेसिकली इस टेक्स्ट में है कि इसको ऐसे समझो कि मैक्रो, जैसे मैंने बताया, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़े लेवल पे, लार्ज या फिर होल। ठीक है, अब बोला गया है कि आपको जो स्टेबिलिटी देश में लेनी है वो बड़े लेवल पे लेनी है। तो ये भी एफआरबीएम एक्ट के थ्रू पॉसिबल है अगर आप लंबे समय की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरे इंडिया में 135 और 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जो कि हम लोग इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट देश है पॉपुलेशन में, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, एलपीसी का मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई भी चीज छोटे समय के लिए नहीं, बड़े समय के लिए करनी है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन तो ऐसी चीज है जो कंट्रोल ना होने की वजह से बढ़ रही है। तो लंबे समय के लिए, और देश भी बढ़ रहा है अपना, चीजें बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, रिसोर्स बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये साइकिल चलती रहती है। तो इसीलिए बोला गया कि लंबे समय की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर स्टेबिलिटी रहे देश में, इसको भी, और वो भी स्टेबिलिटी सिर्फ बड़े लेवल पे देश में ना रहे, लंबे समय के लिए रहे। यानी कि इंडिया में तो रहे स्टेबिलिटी, लेकिन इंडिया में लॉन्ग रन के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए स्टेबिलिटी आ सकता है। यानी कि हर साल इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, हर साल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इकोनॉमी में तबाही मची हुई है, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बेकार, एक स्टेबिलिटी की कंडीशन भी रहे कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सबको पता है फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, सरकार, कई बार बता चुके हैं और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इसका जिक्र भी किया है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई। ठीक, ये बात सबको मैं बता चुका हूँ कई बार। तो अगर आरबीआई और गवर्नमेंट इनके बीच में तालमेल ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन सही है, तालमेल समझते हो ना, कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में, ये देखो लिखा दिया हुआ है यहाँ पे कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत सही है, तभी देश की दो प्रमुख पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है। ये देश के, दोनों ही देश को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट करती है। इसीलिए जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये दो प्रमुख पॉलिसी आपकी होती है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। और इनमें अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो देश के रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज होगा और देश अपने टारगेट्स को अचीव भी अच्छे से कर पाएगा। फाइन, तो ये था सेकंड लास्ट पॉइंट। आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट इज योर ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सरकार, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, जो भी कार्य कर रही है उस कार्य की पारदर्शिता होनी बहुत ही अनिवार्य है। पारदर्शिता का मतलब क्या कर रही है सरकार। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि क्या कर रही है सरकार, कहाँ कर रही है सरकार, ठीक है ना, किसके लिए कर रही है सरकार, कब सरकार ने ये काम किया, ऐसे कई सवाल होते हैं, क्या, कहाँ, किसके लिए, कब। ये सारी चीजें जो सरकार कर रही है, अगर चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसपेरेंसी का तो समझते हैं क्लियर है, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, इन सबका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और जब इन सबका आंसर मिल गया, वहां पे बातें ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी है फिस्कल ऑपरेशन से गवर्नमेंट की, फिस्कल ऑपरेशन कोई नौसिखिया आदमी नहीं करते, कोई भी आया और आके काम कर लिया, नहीं। जो भी आदमी कर रहा है वो बड़े लेवल पे कर रहा है, बड़े लेवल पे कर रहा है तो बड़े लेवल पे काफी कुछ सोच समझ के विचार के करता है। और जब वो बड़े लेवल पे सोच समझ के विचार के कार्य करता है तो सरकार की ये ड्यूटी बनती है, और एफआरबीएम एक्ट के तहत
ये जरूरी भी है कि आपको ये बताना है आप काम जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, और उसका असर क्या। तभी तो लोग जान पाएंगे कि हाँ भाई सरकार कुछ कर रही है, और लोगों में तभी ट्रस्ट भी बना रहेगा और एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो लेक्चर में हमने जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात की और FRBM एक्ट की बात की सबको समझ में आएगी। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज की क्लास का जो मैंने बताया, और यहाँ पे आपका ऑफिशियली बजट भी पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट RBI के फंक्शंस और RBI से रिलेटेड, यानी कि कल से हम ऑफिशियली कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे इनडायरेक्टली बात शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। तो यहाँ पर आपका बजट पूरा होता है, बजट से रिलेटेड जितनी चीजें बताई गई सब पढ़िए, वीडियोस देखिए। वीडियो इसलिए बना रहा है टीचर कि बार बार देखो अच्छा पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे।